कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जय गणेश, हर हर महादेव। आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कर्ता कारक से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो कि एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव्स है, और कर्ता कारक टॉपिक से ऑब्जेक्टिव ये सब जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है वो सब कर्ता कारक का ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पे, त्रयः डॉट डॉट चरंती, खाली आसमान में उचित विकल्प क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है त्रयः। त्रयः का मतलब सबको पता है कि त्रयः का मतलब होता है तीन। त्रयः का मतलब क्या होता है? तीन। तो त्रयः डॉट डॉट चरंती, खाली आसमान में उचित विकल्प क्या होगा। तो वहां पे अगर आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा, मान के चलिए ऑप्शन आपको रहेगा ए नंबर बालक, ए नंबर में क्या दे देगा बालक, बी नंबर में दे देगा गाह, सी नंबर में दे देगा गौ, और ए बी सी और डी नंबर में दे देगा आपको गांव। तो यहाँ पे इस तरह से एग्जाम रहेगा कि त्रयः डॉट डॉट चरंती, खाली स्थान में उचित विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए त्रयः का मतलब हो गया तीन, त्रयः का मतलब हो गया तीन, तो तीन हो गया बहुवचन। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे बहुवचन है तो यहाँ भी क्या होगा बहुवचन। ये देखिए ये जो आपका क्रिया है ये है बहुवचन, तो कर्ता भी क्या होगा बहुवचन, ये भी है बहुवचन। तो यहाँ देखेंगे बालक, ये है एक वचन। ऐसे भी तीन बालक चढ़ते हैं, गलत हो गया वाक्य। और ऐसे भी ई है एक वचन, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये भी बहुवचन ये भी बहुवचन। ये क्रिया अगर बहुवचन है तो कर्ता भी बहुवचन होगा। तो ये देखिए गौ, ये गौ गावो गाह, गौ गावो गाह, और यहाँ पे है गौ, ये भी नहीं होगा ये क्योंकि बहुवचन है नहीं, और ये भी बहुवचन नहीं है, गौ गावो का गांव। तो यहाँ पे जो बहुवचन है, क्योंकि ये है बहुवचन ये भी बहुवचन, तो सबसे जरूरी जो चीज है जो इंपॉर्टेंट है इसमें ध्यान देना है कि क्रिया क्या है, एक वचन या बहुवचन। क्रिया है बहुवचन तो कर्ता भी क्या होगा बहुवचन। तो यहाँ पे तो त्रयः है ही, तो त्रयः गाह चरंती, आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो हो जाएगा यहाँ पे त्रयः गाह चरंती, तीन गाय चरते हैं या चरती हैं, तीन गाय चरती हैं। तो गौ गावो गाह, ये है बहुवचन क्रिया, तो कर्ता भी होगा बहुवचन। अब देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। क्रिया के साथ संबंध किसका होता है? प्रत्यक्ष संबंध। तो याद रखेंगे क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध जो है वो होता है कर्ता कारक का, आंसर होगा कर्ता कारक का। तो दोस्तों याद रखना है कि क्रिया का साक्षात संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, सीधा संबंध होता है कर्ता कारक से। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेंगे अलग अलग, लेकिन जहां पे मिलेगा कर्ता कारक उसको आपको करना है सही, उसको आपको रंग देना है उस ऑप्शन को। फिर देखिए अगला 3 नंबर पे है, स्वतंत्र डॉट डॉट इस सूत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो स्वतंत्र क्या रहता है? कारक 8 प्रकार का होता है, उस कारक में जो कर्ता कारक होता है ना वो स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्वतंत्र कर्ता। तो कर्ता कारक क्या होता है? स्वतंत्र। तो उत्तर में क्या होगा? कर्ता। ये हो गया। अब देखिए आगे 4 नंबर में, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? पढ़ाए अगले वीडियो में कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो याद रखना है प्रथमा विभक्ति। कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? अभी देखिए यही ऑब्जेक्टिव, स्वतंत्र कर्ता। तो कर्ता क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और यहाँ पे पूछता है कि कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, तो उत्तर हो जाएगा कर्ता। ये अब अगला 6 नंबर, उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? एक सूत्र लिखा है दोस्तों कि उक्ते कर्मणि प्रथमा। उक्ते कर्मणि प्रथमा का मतलब हुआ कि कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे पूछा कि उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है, तो कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। ये हो गया आपका प्रथमा विभक्ति। अब आगे देखिए 7 नंबर में, सीता रामम अनुगच्छति। इसका मतलब हुआ सीता राम के पीछे जाती है, सीता राम के पीछे
जाती है। तो यहाँ पे पूछता है कि वाक्य में प्रथमा विभक्ति किस सूत्र के अनुसार हुआ है। ये जो प्रथमा विभक्ति आपको दिख रहा है सीता में, ये किस सूत्र के अनुसार हुआ है। तो ये हुआ है आपका कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा, सीता में जो प्रथमा विभक्ति लगा हुआ है वो है कर्तरी प्रथमा, क्योंकि सीता राम के पीछे जाती है। कौन जाती है? तो सीता जाती है। तो काम जो है सीता करती है, इसी को बोलेंगे कर्तरी प्रथमा। अब आगे देखिए, क्रिया को संपादन करने वाला क्या कहलाता है। जो क्रिया को करे, क्रिया को करने वाला, क्रिया को संपादन करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। हो जाएगा यहाँ पे कर्ता कारक, कर्ता कारक। अब आगे देखिए 9 नंबर, रामेण पाठः पाठ्यते। ये जो वाक्य है, ये वाक्य है कर्मवाच्य में। रामेण पाठः पाठ्यते वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ये हुआ है उक्ते कर्मणि प्रथमा। उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र से यहाँ पे पाठः लगा हुआ है, ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी सूत्र से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको है लिखा हुआ, उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। तो उक्त कर्म में कौन सा विभक्ति होती है? प्रथमा, क्योंकि सूत्र है उक्ते कर्मणि प्रथमा। तो यहाँ पे नो ऑब्जेक्टिव्स है लिखा हुआ। अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगले एग्जाम में, जो पहले एग्जाम हो चुका है उस एग्जाम में पूछा गया, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कर्ता कारक का सबके सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो स्क्रीनशॉट करना जल्द से जल्द। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स और इस कर्ता कारक से और 9 नंबर तक ऑब्जेक्टिव हो गया। और 10वां नंबर आपका ऑब्जेक्टिव होगा संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं। ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं। हाँ, एग्जाम में कभी एग्जाम में जो है कई बार पूछा है कि संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, संस्कृत में कारक के 8 भेद होते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में हमने पढ़ाया था कि संस्कृत में 8 भेद होता है कारक का। और अब जो है अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 11 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे संबोधन में कौन सी विभक्ति लगती है। संबोधन में कौन सी विभक्ति लगती है। तो सूत्र लिखा है संबोधने प्रथमा। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। यहाँ पे पूछा गया संबोधन में कौन सी विभक्ति लगती है, तो क्या बताएंगे? प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति लगती है। तो